देखिए, ये इलेक्शन का वक्त चल रहा है। बस अब इलेक्शन के लिए 3 दिन बाकी है और हर पार्टी अपने पार्टी को जिताने के लिए पूरी पूरी एड़ी का जोर लगा रही है। मगर एक बात मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ़ से कह रहा हूँ कि हमारे माजी में 10 साल हुकूमत की थी बीआरएस पार्टी, और उन्होंने 10 साल में चूँकि उन लोग जो वादे किए गए थे लोगों से और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर हर मामले में उन लोगों स्कैम्स किए हैं। और तेलंगाना स्टेट का जितना 700 लाख करोड़ रुपया उन्होंने गबन किया है उसका हिसाब वगैरह चल रहा है। और अभी दौरान इलेक्शन केटीआर साहब ये कहते हैं कि लोगों से कि आप हमको लोकसभा की 10 से 12 सीट हमको आप दे दीजिए, हम आपको 6 महीने में दोबारा हम हमारी बीआरएस हुकूमत तेलंगाना स्टेट में हम लाएंगे। आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि जब लोकसभा इलेक्शन से और अपना स्टेट इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ एक दूसरे से नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल के वास्ते कोई भी हुकूमत चुना जाती है 5 साल के बाद, अगर उन्हें अच्छे काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसकी कोई मियाद नहीं है, आगे 5 साल बढ़ा सकते, आगे अगले 10 साल बढ़ा सकते। क्योंकि ये बात काबिल गिरफ्त है केटीआर साहब की। ये हर वक्त बोलते हैं कि भाई हम 6 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं। अगर ये चीज़ से बाज नहीं आएंगे तो इनके ऊपर कानूनी और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में जो चीज़ें हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और इस बात को ये नोट ले, ये दोबारा इलेक्शन में ये बात ना कहें, अब तो ना कहें, मगर ये इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और ये पार्टी बल्कि केटीआर साहब ही नहीं है, हरीश राव साहब है, रोज़ एक सुबह में एक नया शगुफा लेके आ जाते हैं कि भाई वो ऐसा है, आप बंधु नहीं डालें, रैतु बंधु नहीं डालें, आप फला काम नहीं करें, वो ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। अरे भाई, ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट जो 6 गारंटी दी उसमें 5 गारंटी में भरपूर काम हुआ है। सिर्फ एक गारंटी जो रैतु बंदी है उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके कुछ लोगों को पैसे भी डालने के बाद में ये खुद जाके इलेक्शन कमीशन से जाकर और उनसे कंप्लेंट कर रुकवा दिए। तो आप कौन जिम्मेदार हैं जो कि इलेक्शन में ये कहते रहे कि भाई ये लोग किसानों के साथ में वो कर रहे हैं, पैसे नहीं डाल रहे हैं उनके खातों में, उनका काम रुक जा रहा है, उनके धान नहीं ले रहे। जब डालने की कोशिश करे तो अब ये खुद ये सामने से जाके ये काम रोक दिए हैं। तो इनकी दोगली पॉलिसी ये चलने वाली नहीं है। आगे चल के जब इलेक्शन के बाद में बीआरएस एक पार्टी थी बोल के लोग बोल लेंगे, उसके बाद उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। एक दूसरी बात ये है कि बीजेपी वाले ये बोलते हैं यहाँ पर हमारे हैदराबाद में या तेलंगाना में आकर सिर्फ इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मुझे बताइए, अपने कोई इनका कार्ड है, कोई वेलफेयर कार्ड है जो लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाए किसी स्टेट को? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल इस बिना पे आए कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, हम लोगों के अकाउंट में पैसे डालेंगे। हम ये हर वक्त यही कहते हैं अब बीजेपी वाले कि मुसलमान, हिंदू और नई नई चीज़ें लिख के आते हैं, मुसलमानों पे इल्ज़ामात लगाते हैं और उनके ऊपर नाजेबा बातें करते हैं, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से हर मज़हब के लोग आज़ादी के बाद से लड़े हैं। आप कहाँ लड़े हैं बताइए? जो अपने जाने माले खून अपना देकर आज आज़ादी लेकर आए और 55 साल में इस हिंदुस्तान को इस तरह से लोगों के इस हिंदुस्तान को चमकाएं सारे वर्ल्ड के अंदर के भाई हाँ, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसका मुकाम, इसकी इज़्ज़त, ये सब चीज़ें इसकी कांग्रेस के दौर में या माजी में जितनी हुकूमतें की, इनके 10 साल हुकूमत में जो चीज़ बनाए हैं आप यहाँ पर बड़ी बड़ी, जो रेलवे बना, जो नेशनलाइज बैंक बने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसरो बना और किसान में काम हुआ, जय जवान जय किसान, डिफेंस में, और कितने काम हुए, जितने आप बाल सर पे हैं उतने काम कांग्रेस ने किए हैं। मगर ये 10 साल में आकर इन्होंने काम कुछ नहीं किए, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सिर्फ लोगों में नफरत बोकर और लोगों को अलग कर ये 10 साल डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश किए थे वही मदद के नाम पे करके 10 साल हुकूमत करे इन्होंने। करने के बाद में आज भी यही बोल रहे हैं कि भाई अभी हमें और मौका दीजिए आप 5 साल, और लोगों को भटका रहे हैं कि दीजिए हम और आपको लूटेंगे और आपका नुकसान करेंगे और आपका
और आपको जो कम किए थे हम आपको, वो तो ट्रेलर था बोले। अब आप क्या बात और कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ आप करने वाले हैं वो पता नहीं है। और मैं हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के सिटीजन से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये लोग ये बात को समझे कि भाई नरेंद्र मोदी साहब जब ये पावर में आने के बाद में आप डे वन से लेके आखिरी दिन तक आप जायज़ा लीजिए कि क्या काम लोगों के फ़ायदे के लिए हुआ, क्या रोज़ी मिली, रोज़गार मिला, या कोई इंडस्ट्री प्रमोशन हुआ, या कोई ऐसा काम हुआ जो काबिल तारीफ़ हो। हाँ, किसी बहुत नोटबंदी जैसा एक ऐसा बहुत बड़ा इक़दाम किए कि लोग आज तक एक छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वाले नहीं उभरे इसके अंदर। हमारी महंगाई, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, कोई गरीब आदमी अपना कोई खाना मुयसर नहीं है, 3 टाइम नहीं, 1 टाइम का खाना सही मुयसर नहीं खा सकता। हमारी गुर्बत को हम ख़त्म करने की कोशिश जारी थी, और गुर्बत को तो इतना और बढ़ावा दे दिए कि अभी उनकी रेट की हड्डी तोड़ दी। अभी उठना उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। ये कब होगा क्या होगा नहीं मालूम है। मैं फिर भी और दूसरी चीज़ और एक बात है कि भाई इलेक्शन इसलिए इलेक्ट किया जाता है कि हमारी जमहूरियत है, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन एक किए हैं कि उसके अंदर पूरे लोग मिलकर उन्होंने बनाए हैं कि भाई आप इस तरह से काम कीजिए। ये शाही हुकूमत नहीं है, ये शाही हुकूमत जैसा किंगडम नहीं है कि भाई किंगडम एक ऐसा होता है कि भाई बाप जाने के बाद बेटा, बेटा जाने के बाद बाप के। तो आप शहीनशाहियत आप कर रहे हैं यहाँ पर। जब से आप आए ना आपके कोई लोग मिनिस्टर बोल सकते हैं, ना आपका कोई एमपी बोल सकता, आपका कोई आदमी को कोई इख्तियार नहीं है बोलने का, बोल नहीं सकता। आप 10 साल बस आप वन मैन शो डिक्टेटरशिप आप चले, शहीनशाह। और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी साहब को कि आप शहजादे हैं, उनको आप ताना मारते, तंज मारते हैं आप, बिना उसका कोई बेस नहीं है। हम हर वक्त उनके ऊपर रिमार्क्स पास करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। समझ में ये बात बिल्कुल ये बिल्कुल नाकाबिले समझ है। तो आज ये जो हो रहा है कि भाई ये हैदराबाद, ये हिंदुस्तान का जो एटमॉस्फेयर, ये घूम कर हर जगह घूम कर फिर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि 400 हमारे सीट हम लेंगे। 400 कैसा लेंगे भाई आप? कई के बाद से लेंगे आप 400? आप इस बात से लेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप ख़त्म कर देंगे, आप रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे, और जो भी हमारे दायरे हमारे लिए एक वो बना हुआ है, एक क्या बोलते हैं आप, बना हुआ है, ये सब करके आप अपना राज, एक ही राज, आप अपना राज चलाना चाहते हैं। इस बात से आप 400 एमपी आपको चाहिए। ये बिल्कुल नामुमकिन। और बोलते हैं कि इंडिया ब्लॉक आप बोलते हैं कि हम आगे हैं इलेक्शन में। मैं एक सवाल इलेक्शन कमीशन से करना चाहता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन ये बयान दे सकती कि भाई जो बीजेपी जो कह रही है कि वे 3 मरहलों में हम बहुत आगे हैं सब पार्टी से, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं आप? और करते हैं तो किस बिना पे करते हैं आप तस्दीक? किस बिना पे तस्दीक करते हैं? बिल्कुल झूठ और गलत और लोगों को मिसलीड और भावर कर, अगर नहीं है ऐसा तो ये करने के बाद से ही ये बात कही जा रही है। तो ये लिहाजा इलेक्शन कमीशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। अब तो हो चुका, अब 3 मरहले हो चुके हैं, आगे और 4 मरहले हैं। ये बिल्कुल आप इंश्योर कीजिए कि किसी तरह की कोई बदमज़गी या कोई एक दूसरे पे लानतेन और ये गलत मिसलीड करना, ये गलत स्टेटमेंट देना और लोगों करना, ये फ्री, और लोगों को बिल्कुल फ्रीली अपने कॉन्शियस को सामने रख के ज़मीर को उन लोग को वोट देने दीजिए, ना कि किसी के दबाव में या किसी के गलत बयानबाजी पे ये होना नहीं चाहिए। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा, मेरे अपने बयान में भी कहा था, एक TN सेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बोली है कि भाई जुडिशरी से अलग चीज़ है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। तो आपको ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट कि आप फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराइए। कुछ आपको एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो लिहाजा आप उसको मानते हुए और TN सेशन से आप पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर है उस तरह से आप इलेक्शन करवाइए। तो कम से कम ये आगे चल के ये 5 साल लोगों गलत चीज़ से, गलत तकलीफ से, नुकसान से, ये सबसे बचेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और मैं आखिरी में अपील करता हूँ कि हमारे तेलंगाना के बाशिंदों से, सिटीजन्स ऑफ तेलंगाना और हिंदुस्तान के पूरे मेरे भाई मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू और ब्राह्मण, हर मज़हब मिल्लत के लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप सामने रखिए कि भाई
आप आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कौन क्या किया और कौन क्या बोल रहा है और उनके इरादे क्या है, उनके अज़ायम क्या है, ये सब चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए अपना कीमती वोट वक्त से पहले सुबह वक्त जो इलेक्शन कमीशन जो सुबह का वक्त जो दिए हैं कि उस वक्त से पहले आप अपना इस्तेमाल कीजिए, वरना आपका वोट भी चोरी हो जाएगा, आपका वोट भी चोरी। लिहाजा आप पूरा वोट दीजिए और इस साल कम से कम एक जमहूरी हुकूमत आप हिंदुस्तान में लेकर आइए, जो कि इंडिया ब्लॉक है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान है, उसके अंदर हर मजहब व मिल्लत का पूरा हिंदुस्तान है उसके अंदर। और ये सवाल करते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर, हमको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आपके पास, इसकी फिक्र बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। आप अब जब हम आ जाएंगे मेजॉरिटी में, आप देखेंगे कि भाई किसको हुकूमत किसको कहते, हुकूमत करना किसको कहते, वो हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे। हमारे पास इतिहाद है, हम भी अपने बहुत कोलिश हमारा मजबूत है, हमारा आगे हम पावर में आएंगे तो बहुत अच्छी हिंदुस्तान को हम बहुत ही बेहतरीन जो पूरा 1947 से जो आपके दौर से पहले जो हुआ उसमें इतनी तेज़ी लेके आएंगे कि वर्ल्ड का जो वर्ल्ड के लोगों में हमारा शुमार, आप तो दबा नहीं कहते हैं, हम तो ले जाके ठहरा कर देंगे इसको। अहमद अली है सीनियर कांग्रेस में, हम किसी तरह का कोई रिस्क हम नहीं लेना चाहिए। हाँ के मुसलमान नहीं कर सकते बोल के नहीं है, मगर हमारा हाईकमांड ये सोची कि जो एरिया में लोग 10-10 बार 6-6 बार 7-7 बार एमएलए बने, ऐसे लोगों को दिए, ऐसे लोगों को लाके नहीं दिए कि भाई जो रोड पे कुछ भी नहीं घर में बैठा हुआ है उसको लेके जाके भाई तू लड़ बोल के, ऐसा नहीं लड़ा है। हम लोग बहुत सोच के समझ के हमारे को यहाँ पर कम से कम मिनिमम एक 15 सीट हमको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ पर हिंदुस्तान के ब्लॉक में अगर हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, हमारे तेलंगाना को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे तेलंगाना को फंड्स होना चाहिए, तो हमारे तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज़ की ज़रूरत है। इलेक्शन है ये जमहूरियत है। अगर ऐसा तो हमारे पास कानून है कि भाई एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने के वास्ते हमारे पास इफेक्टिव कानून नहीं है। ऐसा तो जैसा आप बोल रहे हैं नाग तरह के जहन रखने वाले नहीं हैं। अब ये फिलवक्त वो जो आए हैं मुस्लिम इरादा से आए हैं और एमपी सीट जीत कर और कांग्रेस को गिफ्ट करेंगे और राजीव गांधी, राहुल गांधी साहब और प्रियंका गांधी साहब, सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करने को आएंगे, चूँकि वो पुराने कांग्रेस ही हैं वो, और वापस लौट कर घर आए वो।